गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नया टॉपिक है जिसके अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर जो आता है, जिसके अंदर हम एक यूकैरियोटिक जो सेल है उसके अल्ट्रा जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि वो सेल की साइज क्या है, शेप क्या है, किसी भी जीव में नंबर्स कितने होते हैं सेल के, इसके अलावा उसमें और क्या क्या उसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सेल शेप के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि जो सेल होती है उसकी शेप क्या होती है। ठीक है, सेल या कोशिका जो होती हैं वो क्या काम करती हैं उसके आधार पर उसकी शेप होती है, डिफरेंट फंक्शंस होती है, इसके आधार पर उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। कुछ की सेल सिंपल की होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो वो कैसे काम करती है उसके आधार पर होती हैं। सेल की जो शेप है मुख्य रूप से गोलाकार होती हैं, स्पेरिकल होती हैं, कोई मॉडल भी हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा वो ट्रायंगुलर त्रिकोणाकार है, नलिकाकार है, घनाकार है, बेलनाकार, अंडाकार, ऐसी भी जो होती है उनकी साइज या शेप हो सकती है, आकृति हो सकती है। ठीक है, अलग अलग प्राणियों में और अलग अलग अंगों में जो है कोशिका का जो है अलग अलग आकृति होती है, और कई बार तो एक ही अंग के अंदर ऑर्गेन जो होता है उसमें सेल का डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को देखते हुए साइज जो आकृति जो होती है सेल की शेप वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, जब हम सेल की शेप के बारे में स्टडी करते हैं, तो जैसे कि हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर जो सेल होती हैं वो फ्लैट या चपटी होती है, मतलब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है, जिससे ज़्यादा वो फैली हुई रहती हैं। ऐसे ही हमारी जो नर्व सेल होती हैं, ये जैसे कि यहाँ पर ये नर्व सेल होती हैं, ये लंबी और ब्रांच होती हैं ताकि जो उसके अंदर जो सूचना होती है उसका फैलाव कर सके। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारी ये एग सेल होती है, अंडे के अंदर सेल होती हैं। तो डिफरेंट सेल जो होती हैं, जैसे प्लांट के अंदर ये सेल होती हैं, रोड लाइक होती हैं, लंबी होती हैं, तो ऐसी इनकी अलग अलग प्रकार की आकृति होती है। तो वो कैसा कार्य करती है उसके आधार पर जो है किसी भी जो सेल है उसकी सेल शेप यानी कि उसकी आकृति होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल का साइज, कि जो कोशिका है उसका साइज कितना होता है। ठीक है, साइज भी जैसे कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का साइज अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कुछ कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल हैं, कुछ ब्रॉडेस्ट सेल होती हैं। ठीक है ना, इसके अंदर ये आते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो हम देखते हैं, तो सबसे छोटी कोशिकाएं जो होती हैं वो WBC होती हैं, हमारे शरीर के अंदर जो मिलती हैं 3 से 4 माइक्रोमीटर तक होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्तुरबुर का जो ओस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे लंबा होता है। ठीक है, 175 मिलीमीटर उसका आकार होता है, जैसे इसके अंदर ये भी बताया गया है। और बाकी जो सेल की जो होता है वो अलग अलग जीवों के अंदर उसका अलग अलग साइज होता है। साइज जो होता है वो किसी भी सेल का क्या होता है कि अगर कोई भी सेल ग्रोथ करती है तो ठीक है ना, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ती है और एरिया भी बढ़ती है। तो साइज को कंट्रोल करने वाले जो कारक होते हैं, जो किसी भी सेल का जो साइज क्या होगा, ठीक है ना भी, तो उसको कंट्रोल करने वाले अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो वो दो प्रकार के फैक्टर होते हैं किसी भी सेल का जो साइज होती है। एक को हम कहते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कहते हैं, और एक को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कहते हैं। तो पहले हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि भी टोटल एरिया होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है उसका कितना एरिया, उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। तो अगर ये जो सरफेस एरिया है, आप जैसे ये मान लो ये भी कोई भी सेल है, कोई भी जीव है, तो ये इसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा ये। अब इस और अंदर जो ये चीज़ है ये उसकी वॉल्यूम होगी। तो जो सरफेस एरिया बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ती है। और जो ये सरफेस एरिया होता है, यहाँ से ही क्या होता है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं या जो ऑक्सीजन है उनको यहाँ से लेते हैं अंदर। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उन्हें क्या होते हैं, यहाँ से वो बाहर निकालते हैं। तो ये सरफेस एरिया का महत्व होता है, और ये एक विक्स वॉल्यूम जो होती है उसको ही ये फीड कर सकता है। आप ये मान लो अगर इस एरिया से ज़्यादा अगर वॉल्यूम हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, उस सेल के लिए दो फंक्शन होते हैं। या तो वहाँ पर एक ऐसे कोशिकांग डेवलप करे जो स्पेशलाइज हो उस काम करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए, है ना, या फिर वो सेल क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसके अंदर ये इसके अंदर आते हैं। तो जो भी ऑक्सीजन है, मटेरियल्स होते हैं, सारे अंदर जाते हैं, तो ये आता है। अच्छा, इसमें एक बात और भी आती है, मान लीजिए हम कोई भी क्यूबोइडल ले लेते हैं, ठीक है ना, भी अलग अलग प्रकार की है। तो क्यूब के अंदर क्या है कि क्यूब
का जो एरिया होता है वो 6a² होता है और वॉल्यूम जो होती है वो a³ होती है। तो मान लीजिए 1 मिलीमीटर है उसका साइज, तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 1, रेशो क्या आ गई 6:1 आ गई। अब मान लीजिए 2 का है तो 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 24, और 2 ये पावर 3 होता है तो कितना हो गया 8, तो ये कितना आ गया रेशियो 3:1। यहाँ पर ये समझने की बात है कि इसके अंदर 6 एरिया है तो वॉल्यूम 1 ही, लेकिन यहाँ एरिया तो 3 हो गया, वॉल्यूम कितनी आई 1 आई, यानी कि एरिया कम हो गया है, उसी वॉल्यूम को सपोर्ट करने के लिए है। तो जब इस प्रकार हम ये क्या देख रहे हैं कि एरिया जो बढ़ता है वो तो कम बढ़ता है जब सेल का साइज बढ़ता है, तो लेकिन जो उसकी वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और इसलिए जो है वो सेल डिवाइड करती है। अच्छा, इसमें एक और भी आती है बात, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए पानी का लॉस जो होता है या और कोई भी डिजोल्यूशन होते हैं वो भी क्या होते हैं वातावरण में लॉस कर जाते हैं। और अगर एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई है तो उससे क्या होगा टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं। तो ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम के लिए पहला कारक है जो उसकी साइज को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो आती है और ये नॉर्मली किसी भी सेल के लिए 0.7 होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अगर ये न्यूक्लियस का जो साइज है जो अमाउंट होती है वो फिक्स होती है किसी भी सेल के अंदर जब तक वो डिवाइड नहीं करी, और अगर ये साइटोप्लाज्म जो है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो ये रेशियो क्या होगी, अगर ये नीचे वाली ज़्यादा होगी तो ये रेशियो क्या होगी कम हो जाएगी, और जो ये इसका स्टैंडर्ड है उससे कम हो जाएगी, और फिर ये जो न्यूक्लियस है उस सेल को डिवाइड करने के लिए स्टिमुलेट करता है, या आप कह सकते हैं कि ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये सेल साइज होता है। वैसे सेल हम सभी जानते हैं कि जो सेल होती हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ लगभग सभी सेल्स को माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं जिसमें हमारे सेंट्रियोल है ना आते हैं, और भी जो माइटोट्यूब्यूल्स आती हैं राइबोसोम वगैरह इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सेल साइज होता है उसके अंदर ये आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ये सेल साइज को बता रखे हैं अभी क्या क्या, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो उसके अंदर ये इसके अंदर ये बातें आएंगी, इस क्यूब के हिसाब से ये बताया हुआ है। फिर आता है सेल का नंबर। नंबर जो होता है वो मुख्य रूप से भी एक तो होते हैं ए सेलुलर, जिसको हम वैसे एक यूनिसेलुलर कहते हैं या ए सेलुलर होती हैं। उन दोनों में क्या है, यूनिसेलुलर तो वो होते हैं जिसमें मल्टी सेलुलर की कोई भी एक कोशिका अगर हम लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं यूनिसेलुलर बोलते हैं। और ऐसे जीव जो एक ही सेल के बने होते हैं उसको हम ए सेलुलर कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ए कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सेल ही सारे काम करती है, तो वो एक सेल ना होके वो एक प्रकार का जीव होते हैं। तो ऐसे एनिमल को क्या बोलता है हमें ए सेलुलर बोलते हैं। जैसे कि प्रोटिस्टा होते हैं वो सारे क्या होते हैं ए सेलुलर बोलते हैं, ना कि यूनिसेलुलर। और फिर कुछ जीव क्या होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर जो होती है नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो ट्रिलियंस में होती हैं। और इसमें भी जैसे कि आपका अगर बॉडी वेट ले लेते हैं 60 है तो 60 किलोग्राम बॉडी वेट है तो आपके अंदर इतनी क्या होंगी नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स भी ये होती हैं, किसी में कितनी संख्या होती है किसी के अंदर कितनी आती है। नेक्स्ट आता है अब किसी भी सेल का कितने बेसिक पार्ट क्या है, जब उसके हम स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं तो उनके अंदर बेसिक पार्ट अगर हम देखते हैं किसी भी सेल के अंदर एक आउटर बाउंड्री, एक इंटीरियर सब्सटेंस और एक कंट्रोल रीजन जो होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो आउटर बाउंड्री के बारे में हम सभी जानते हैं, किसी भी सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन मिलती है, एक झिल्ली होती है उसके चारों तरफ से वो कवर करती है और वो एक बैरियर के रूप में काम करती है, जिससे सेल के अंदर और बाहर जो सब्सटेंस होते हैं उनका मूवमेंट बड़ा ही कंट्रोल होता है, रेगुलेटेड मूवमेंट वहाँ पर होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। फिर उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब हम देखते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो इसके बाद जो होता है उसमें एक साइटोप्लाज्मिक रीजन आता है। इस न्यूक्लियस को छोड़ के जो इसके अंदर भाग है वो सेल का क्या कहलाता है साइटोप्लाज्म, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी फ्लूइड है कोई भी ऑर्गेनिज्म है कुछ भी है, न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं तो वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ऐसे ही इसमें एक शब्द और आती है साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस के साथ साथ जो मेम्ब्रेन बाउंड जो होती हैं ऑर्गेनेलिज वो भी अगर हम छोड़ देते हैं तो उसमें जो भी फ्लूइड है या स्मॉल जो पार्टिकल होते हैं मोलिक्यूल होते हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं साइटोसोल भी कहते हैं।
तो ये साइटोप्लाज्म होता है। और फिर इसके अंदर आता है प्रोटोप्लाज्म, जो भी इसके अंदर फ्लूइड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं भी, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये सेकंड भाग हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या था, सेल मेम्ब्रेन है, पता है यहाँ पर एक इंटीरियर सब्सटेंस है, फिर एक कंट्रोल रीजन आता है। तो किसी भी सेल के अंदर जो होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो होता है कि न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जो कि एक प्रकार का रेगुलेटरी काम करता है, और वो अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करता है, एग्जैक्ट कॉपी के अंदर आता है, ठीक है। तो लगभग ये जो होता है यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इसी के द्वारा क्या होते हैं, ये कंट्रोल सभी पार्ट्स को ये करता है। ये अगर हम इसके अंदर इसकी और जो स्ट्रक्चर्स हैं, जब हम किसी भी सेल के अंदर वैसे बेसिकली अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि सेल के अंदर ये तो सेल कोट होगी, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया जो कि लिविंग भाग होता है। सेल कोट जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स एनिमल के अंदर मिलती है, और सेल वॉल जो होती है प्लांट में, फंजाई में और बैक्टीरिया के अंदर मिलती हैं। फिर इस यानी कि सेल कोट के अंदर आता है ये प्रोटोप्लाज्म आता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है, तीन भाग है। पहला जैसे सेल मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है, और फिर क्या है, न्यूक्लियस है। इसके बारे में आपको बताया था, वैसे वही है यहाँ पर भी। तो ये साइटोप्लाज्म जो होता है, वैसे इसमें ये हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म होता है। ट्रोफोप्लाज्म जो होता है, हाइलोप्लाज्म मतलब जो भी उसके अंदर पार्टिकल हो गए है ना, फ्लूइड हो गया, वो हो गया। और ट्रोफोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्मिक उसमें स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये दो प्रकार की हैं, एक को हम उसका लिविंग बोलते हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनिज होती हैं, और एक इसमें जो होता है मेटाप्लास्ट कहते हैं, जिसमें सेल इंक्लूजन्स आती है मेटाप्लाज्म में, या वैक्यूल्स आती हैं। ये जो होती है, जो नॉन लिविंग पार्ट जो होता है वो इसके अंदर आता है। सेल ऑर्गेनेलिज जो होती हैं, इसके अंदर क्या होता है भी, दे में भी डबल मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेलिज जो होती हैं डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इन कोशिकाओं में कितनी होती है, दो मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही कोशिका होती है, एक ही न्यूक्लियर क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलती है। इसमें गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोसोम है, माइक्रोबॉडी जिसके अंदर आती हैं, ठीक है ना, ग्लाइयोजिसोम, स्पिरोसोम, प्रोजिसोम, सारे जो होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। और कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं जिसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसमें राइबोसोम्स और सेंट्रियोल्स आते हैं, ठीक है भी। तो ये सेल के साइज के आधार पर भी ये डायग्राम बताया गया है कि किस प्रकार इनको हम 100 माइक्रोमीटर से ऊपर वाली जो सेल होती है जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, और 1 मिलीमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर वाले को हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है, ये लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा। और जो छोटी होती है उसको हम फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो हम जब सेल के अंदर देखते हैं ये डिफरेंट कोशिकाएं जो हमने आपको नाम बताया कि क्या क्या उनके अंदर होती हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन से हैं या डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो उनके ये अलग अलग आपको नाम ही बता दिए थे। तो ये जो है सेल के अंदर ये कोशिकाएं मिलते हैं। तो ये किसी भी यूकैरियोटिक की सेल जो होती है उसके एक टिपिकल सेल की क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। धन्यवाद।